दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आया हूँ जिसमें एक सिरफिरा किलर एक बड़े ही अजीब ढंग से मर्डर करता है। फिर पुलिस को एक ऐसी लड़की की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका IQ लेवल 242 है, लेकिन वो कातिल इतना शातिर है कि उसका IQ लेवल धरा का धरा रह जाता है। इस वेब सीरीज का नाम है रेड क्वीन, जो कि 2024 में रिलीज हुई। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एंटोनिया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो 4 मंजिला इमारत से कूदने वाली थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। इससे पहले भी ये कई तरीकों से अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन नहीं ले पाई। तभी इसकी बिल्डिंग में एक जॉन नाम का पुलिस वाला आता है जो कि एंटोनिया से ही मिलने आया था। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। एक मोटे आदमी के लिए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना आसान नहीं। वो रास्ते में ही थक जाता है और बैठ जाता है। पास में बैठी लड़की कहती है तुम मोटे हो, इसीलिए ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। लेकिन जॉन कहता है मैं मोटा नहीं हूँ, बस मुझ में ताकत दूसरों से ज्यादा है। फिर वो ऊपर जाकर देखता है कि एंटोनिया का दरवाजा खुला पड़ा है। फिर जब वो अंदर जाता है तो एंटोनिया कहती है मेंटोर को मना कर दो, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। जॉन कहता है तुम्हें कैसे पता? एंटोनिया कहती है तुम पुलिस वाले हो, स्पेनिश हो और किसी मुसीबत में फंसे हो। जॉन कहता है ऐसा मेरे चेहरे पर लिखा है क्या? कुछ तो है जो मैं भी तुम्हारे बारे में जानता हूँ, वो ये है कि तुम्हारे पड़ोसी तुमको पसंद नहीं करते। अब तुम चुपचाप अपनी तशरीफ उठाओ और मेरे साथ चलो, मेंटर से मिलो और बात खत्म। मुझे तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। एंटोनिया मना कर देती है। जॉन कहता है मुझे लगता है हमारी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी। फिर एंटोनिया कहती है मैं चलूंगी, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। इमेजिन करो कि तुम एक समुद्र किनारे एक ऑयल प्लेटफॉर्म में कैप्टन हो। फिर तुम्हें आधी रात को पता चलता है कि एक ऑयल टैंकर बड़ी तेजी से तुम्हारी तरफ आ रहा है और तुमसे टकराने वाला है। तुम्हारे साथ वहाँ 25 लोग और हैं। टैंकर पे भी कितने लोग हैं ये तुम्हें नहीं पता। क्या तुम टैंकर को डूबने दोगे? जॉन कहता है मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। मैं पानी में कूदकर जितने लोगों की हो सकता है जान बचाऊंगा। अगर मर भी गया तो मुझे खुशी होगी, मैं कुछ अच्छा करके मरा। एंटोनिया दोबारा बैठ जाती है और जॉन वहां से जाने लगता है। फिर जब जॉन सीढ़ियां उतर रहा था तो उसे आवाज आती है मुझे एक और सवाल का जवाब चाहिए। वो देखता है एंटोनिया ग्राउंड फ्लोर पर है। जॉन कहता है मैंने तुम्हें नीचे जाते नहीं देखा। एंटोनिया कहती है मैं लिफ्ट से आई हूँ। फिर एंटोनिया उससे पूछती है तुमने क्या गलती की जिसके लिए तुम्हें मुझे लेने के लिए भेजा गया? जॉन बताता है 48 घंटे पहले मैं एक लड़की से मिला। उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी अच्छे से धुलाई की थी। फिर मैंने उसको विश्वास दिलाया कि आज के बाद वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। फिर मैं उसको उसके घर छोड़ने गया। अगले दिन जब मैं अपने पुलिस स्टेशन गया तो सब लोग मुझे ही घूर रहे थे। उस दिन मेरी मॉम का बर्थडे था। मेरे हाथ में उनके लिए खरीदा हुआ एक गिफ्ट भी था। फिर मेरे साथियों ने मुझसे वो गिफ्ट ले लिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मैंने पुलिस स्टेशन में उस लड़की को भी देखा, मैं जिसकी हेल्प कर रहा था। फिर मेरी सीनियर ने मुझे डांटा और मुझे एक CCTV फुटेज दिखाई जिसमें मैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड की कार में माल रख रहा था ताकि उसे गिरफ्तार कर सकूं। मैंने उस ऑफिसर से पूछा ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की? मेरी सीनियर ने बताया हमारे पास ये वीडियो वही लड़की लेकर आई है जिसकी तुम हेल्प करना चाहते थे। इस तरह किसी की हेल्प करने के चक्कर में मैं बेईमान पुलिस वाला बन गया। उस सड़क छाप लड़की के कारण अब मुझे 10 साल की सजा हो सकती है। फिर कमिश्नर मैडम वहां से चली गई। फिर कुछ घंटों बाद वहां मेंटोर आया। वो मुझे बोला कि मैं तुम्हें इस झंझट से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए भी कुछ करना होगा। मैं भी मुसीबत में हूँ। मैं एक कातिल को पकड़ना चाहता हूँ और उसे पकड़ने में तुम मेरी हेल्प करोगे। एंटोनिया को यहाँ पर लाकर मैंने उससे कहा कि मुझे मेरा बैच और मेरी गन वापस चाहिए और मेरे सारे रिकॉर्ड्स भी क्लियर चाहिए। उसने मेरा बैच तो दे दिया और कहा कि बाकी सब कुछ काम होने के बाद। उसने मुझे बताया कि तुम्हारा IQ लेवल 242 है, एक आम इंसान से बहुत ज्यादा, दुनिया की सबसे अक्लमंद शख्स। फिर एंटोनिया पूछती है क्या तुम अच्छे पुलिस वाले हो? जॉन कहता है तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। फिर बाहर जाकर वो उसकी गाड़ी के पास जाती है और कहती है खोलो इसे। जॉन पूछता है तुम्हें कैसे पता चला कि यही कार है? एंटोनिया कहती है ये मेंटोर की कार है, मुझे उसका नंबर याद है। फिर वे वहां से चले जाते हैं। ये है कार्ला, जो इसके पास इसका बॉस बैठा है। वो इसका बाप है जिसका नाम है रामोन। दोनों बाप बेटी में थोड़ी अनबन चल रही थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे से प्यार नहीं करते। रामोन आज लंदन जाने वाला था। फिर वहां से निकलकर कार्ला अपने घोड़े के पास जाती है। कार्ला इससे बहुत प्यार करती है। फिर वो अपने ड्राइवर को कहती है कार धीरे चलाना, इसे परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्ला इसको अपने घर लेकर जा रही थी। दूसरी तरफ जॉन और एंटोनिया उस VIP एरिया में पहुंच जाते हैं जहां उनको बुलाया गया था। अंदर जाने से पहले जॉन की ID चेक की जाती है। सामने जो छोटी सी पहाड़ी दिख रही है, ये पूरी की पूरी पहाड़ी ही VIP लोगों की है। VIP एरिया के अंदर एक और VIP एरिया, एकदम प्याज के छिलके जैसे। एक छिलका हटाओ तो एक और छिलका।
फिर वे लोरा त्रोएबा के घर जाते हैं। जॉन अपनी कार से बाहर निकलता है और एंटोनिया कार में ही बैठी रहती है। फिर जॉन मेंटोर से जाकर मिलता है। मेंटोर कहता है मुझे विश्वास था तुम उसे ले आओगे। जॉन कहता है दोस्त मैंने तुम्हारा पार्सल डिलीवर कर दिया है, अब मैं चला। मेंटोर कहता है तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, समझदार को इशारा काफी है। कार में बैठी एंटोनिया सभी लोगों की हरकतें नोट कर रही थी। तभी अचानक से उसको अपनी कार के ऊपर किसी के कूदने की आवाज आती है। वो डर जाती है क्योंकि वहां बंदर आ गया था, लेकिन वो बंदर सिर्फ उसे ही दिखाई दे रहा था, किसी और को नहीं। फिर मेंटोर वहां जाता है और एंटोनियो को दवा खिलाता है। दवा खाने के बाद वो शांत हो जाती है। फिर वो मेंटोर से पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला? मेंटोर कहता है वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम था। फिर एंटोनिया उसको अपना घाव दिखाती है और कहती है क्या ये मेरा वहम है? मेंटोर कहता है वो एक मुजरिम था जो उस दिन के बाद किसी को नहीं दिखा। ये किस बारे में बात कर रहे थे ये आपको आगे पता चलेगा। फिर एंटोनिया को उस घर के अंदर ले जाया जाता है। फिर मेंटोर जॉन को कहता है तुम यहाँ जो कुछ भी देखो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर एंटोनिया लिविंग एरिया में जाती है। वहाँ सोफे पर एक मुर्दा लड़का बैठा हुआ था जिसके नाक के ऊपर का सारा हिस्सा गायब था। एंटोनिया कहती है कि नाक और आंखें बाउल में रखी गई है। सिर का कटा हुआ हिस्सा लिक्विड नाइट्रोजन में भिगोया गया है। तभी फोरेंसिक की एक डॉक्टर एलिना बताती है कि टेम्परेचर को यहाँ जितना कम किया जा सकता था कर दिया ताकि बॉडी खराब ना हो। जॉन एक फोटो उठाता है और पूछता है ये कौन है? मेंटर बताता है ये लोरा का बेटा है। फिर जॉन कहता है इस तरह से सोचते हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। मेंटोर कहता है सोचते तो मेरे और तुम्हारे जैसे लोग हैं, ये तो कुछ और ही करती है। फिर एंटोनिया उस बॉडी को बड़े ही ध्यान से देखती है और इमेजिन करती है यहाँ क्या क्या हुआ होगा। मेंटोर पूछता है मौत की वजह क्या है? एंटोनिया बताती है हाइपोवोलेमिक शॉक। जॉन पूछता है वो क्या है? एंटोनिया कहती है हत्यारे ने इसका सारा खून निकाल लिया है, इसे बहुत धीरे धीरे और जानबूझकर मारा गया है। इसकी मौत बहुत ही दर्दनाक रही होगी, लेकिन ये छटपटाया बिल्कुल भी नहीं। कातिल चाहता था कि विक्टिम को पता चले कि वो मर रहा है। फिर वे वहां से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जॉन पूछता है कि इस मर्डर के बारे में पुलिस को क्यों नहीं पता? मेंटोर कहता है हम ही पुलिस वाले हैं। जॉन कहता है कि किसी को भी इस मर्डर के बारे में नहीं पता था सिवाय लोरा त्रोएबा के, इसीलिए उसने तुम्हें बुलाया ताकि किसी और को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। इसका मतलब तुम अमीरों की गंदगी साफ करते हो। मेंटोर कहता है अगर सब कुछ जानना चाहते हो तो पहले काबिल बनो। दूसरी तरफ कार्ला घर जाते समय अपने बेटे से बात कर रही थी। तभी उसका ड्राइवर कार रोक देता है और कहता है कि आगे रोड का काम चल रहा है। फिर वो दूसरे रास्ते पर अपनी कार घुमा लेता है। एंटोनिया अभी भी लोरा के घर पर मर्डर की बारीकी से छानबीन कर रही थी। फिर वो डॉक्टर को कहती है कुछ टेस्ट दोबारा करने होंगे, सही से नहीं हुए थे। मेंटोर पूछता है तुम्हें और क्या पता चला? एंटोनिया कहती है कातिल इस तरह के कत्ल और भी करेगा। उसने अल्वारो त्रोएबा को यहाँ नहीं मारा। कातिल कड़ी सिक्योरिटी को बाईपास करते हुए इस लाश को यहाँ पर लेकर आया था। उसने इसको मारने के लिए पूरा समय लिया। मैंने जिंदगी में ऐसी प्लानिंग कभी नहीं देखी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। मेंटोर अपने आदमी को कहता है उसे घर पर छोड़कर आओ। फिर वो जॉन को भी घर जाने के लिए कहता है। फिर घर जाकर जॉन अपनी माँ को उठाता है। फिर वो अपनी माँ को बर्थडे विश करता है और अपने साथ लाया हुआ गिफ्ट दिखाता है। वो ये स्टैचू इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसकी माँ को इस तरह के स्टैचू इकट्ठा करना पसंद था। दूसरी तरफ कार्ला का ड्राइवर उसे बताता है कि हम रास्ता भटक गए हैं। फिर आगे मोड़ पर वो अपनी कार से नीचे उतरकर बाहर देखने जाता है। तभी ड्राइवर को कोई आदमी दिखता है और वो उससे रास्ता पूछने के लिए चला जाता है। वो आदमी वही किलर था जिसने लोरा के बेटे को भी मारा था। फिर वो ड्राइवर को भी मार देता है। उसको देखकर कार्ला कार को अंदर से बंद कर लेती है। कातिल कहता है दरवाजा खोलती हो या मैं तुम्हारे घोड़े को भी मार दूं। कार्ला दरवाजा नहीं खोलती और लगातार कार का हॉर्न बजाती है। फिर वो कातिल उसका घोड़ा लेकर आता है और उसकी नजरों के सामने ही उसे मार देता है। फिर कातिल आग बुझाने वाले सिलेंडर से कार का शीशा तोड़ देता है, लेकिन कार्ला उससे उसके ही चेहरे पर स्प्रे कर देती है और कार से भाग जाती है। दूसरी तरफ एंटोनिया हॉस्पिटल जाती है क्योंकि वहां पर उसका पति एडमिट था जो कि कोमा में था। फिर वो वहां पर बैठकर उस केस को स्टडी करने लगती है। इधर कार्ला भागती भागती जंगल के अंदर गुम हो जाती है। फिर कातिल उसका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। कार्ला उसकी आवाज सुनकर फिर से भागने लगती है और एक प्रॉपर्टी के बाहर जाकर मदद के लिए चिल्लाती है। फिर वो वहां पर बने रैक के ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन कातिल उसको पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं वो कातिल कार्ला के बाल काट रहा था। तभी कार्ला के पापा जो कि अपने प्राइवेट जेट में सफर कर रहे थे, वो कार्ला के पास फोन करते हैं। कार्ला का फोन कातिल उठाता है और कहता है कि वो मेरे कब्जे में है। रामोन कहता है तुझे अंदाजा भी नहीं है, तू किससे पंगा ले रहा है। कातिल कहता है अंदाजा तो तुम्हें नहीं है,
अब तुम्हारी बेटी का क्या हाल होगा। रामोन कहता है अपनी कीमत बताओ। कातिल कहता है मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूँ। तभी मेंटोर जॉन के पास फोन करता है और उसे उठाता है। वो बताता है कि रामोन आर्टिस की बेटी किडनैप हो गई है, तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, ठीक 45 मिनट बाद मुझे वहाँ पर आकर मिलो। फिर जॉन नहा धोकर मस्त तैयार होकर मेंटोर से मिलने जाता है। मेंटोर कहता है प्रोजेक्ट का नाम है रेड क्वीन। तुम कई सालों से पुलिस में हो, लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे ऐसे अपराध होते हैं जो तुमने कभी देखे या सुने नहीं होंगे, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये अपराध करने वाले हैवान हम लोगों के बीच में ही रहते हैं। उनको पकड़ने के लिए हमें उनके ही हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, कानून से छिपकर। रेड क्वीन प्रोजेक्ट पूरी तरह से खुफिया है। एंटोनिया पहले हमारे ही साथ काम किया करती थी, लेकिन फिर उसने अपना काम छोड़ दिया। जॉन कहता है तो किसी और को ढूंढ लो। मेंटोर कहता है उसका होना जरूरी है और अब से हर पल तुम उसके साथी बनकर रहोगे। तुम में हिम्मत और अक्ल दोनों है। एंटोनिया को जब जब जरूरत पड़ेगी तुम्हें ये गोलियां उसे देनी होंगी। फिर वो जॉन को कार की चाबी देता है और कहता है कि ग्लव बॉक्स में गन भी पड़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं वो कातिल अपने पिता के नाम पर एक लेटर लिख रहा था। वो लिखता है कि मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं सोता भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे यादें सताती है। अब मैं समझ गया पिताजी, माँ बाप के पाप बोझ नहीं है जो खत्म हो जाएंगे, ये तो वे बीज हैं जो बढ़ते रहते हैं और पीछा नहीं छोड़ते। उस समय वो अपने टीवी पर कार्ला को चिल्लाते हुए सुन रहा था। फिर जब कार्ला सोने लगती है तो कातिल एक रोड लेकर जाता है और दरवाजे को जोर जोर से पीटकर कार्ला को जगा देता है। कार्ला डर के मारे चिल्लाती है, प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर वो वापस अपने टेबल पर जाता है और लिखता है कि अब मैं पहले की तरह कमजोर नहीं हूँ, मेरा ये नया रूप देखकर आपको खुशी होगी। दूसरी तरफ जॉन उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां एंटोनिया का हस्बैंड एडमिट था। नर्स उसे बताती है कि उसका हस्बैंड गोली लगने की वजह से कोमा में चला गया है, अब उसे कभी होश नहीं आने वाला। फिर वो एंटोनिया के पास जाता है। वो कहती है यहाँ नहीं, किसी कैफे में चलते हैं। कैफे में जाकर एंटोनिया पूछती है किडनैपिंग किसकी हुई है। जॉन कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि कोई किडनैप हुआ है। एंटोनिया कहती है कल हमने जो भी देखा वो बेवजह नहीं था, वो तो सिर्फ एक पहला कदम था, किडनैपिंग तो होनी ही थी। जॉन बताता है कार्ला ओर्टिज किडनैप हुई है, वो एक रईस बाप की बेटी है। एंटोनिया कहती है कातिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी मारी जाएगी और मैं इसे रोकना नहीं चाहती क्योंकि मुझे उस लाइफ में दोबारा नहीं जाना। जॉन कहता है उसका एक बेटा है, जानती हो एक बेटे के लिए अपनी माँ को खोना क्या होता है। ये बात सुनकर एंटोनिया सुन्न हो जाती है। फिर जब जॉन उसको हिलाता है तो वो कहती है आइंदा मुझे हाथ मत लगाना। फिर वो अपने कपड़े बदलने के लिए घर जाने लगती है। फिर वे दोनों मेंटोर के पास जाते हैं। वो बताता है कि कार्ला के घर पर उसके बाप ने एंटी किडनैपिंग टीम को बुलाया है, लेकिन हमें उनके वकील ने बुलाया है अपने बिहाफ पर। मैंने उनको बताया है कि तुम दोनों इंटरपोल ऑफिसर हो, वहाँ पहले वाले कत्ल का जिक्र मत करना। फिर वे कार्ला के घर जाते हैं। वहाँ पर एंटी किडनैपिंग टीम पहले से ही मौजूद थी। उस टीम का इंचार्ज इंस्पेक्टर पारा जॉन को पहले से ही जानता था। वे मिस्टर रमोन से सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन एंटोनिया वहाँ पर अपना ही दिमाग दौड़ा रही थी। वो उस घर में घूमती है और इमेजिन करती है कि किस किस जगह पर कार्ला क्या क्या करती थी। फिर वो उसके बेडरूम में जाकर उसके सामान की छानबीन करती है। फिर वो मिस्टर रमोन से जाकर पूछती है कि अपहरणकर्ता ने आपसे किस चीज की डिमांड की है, लेकिन मिस्टर रमोन उसकी बात का जवाब नहीं देता। उनका वकील कहता है कि उसने सिर्फ अपना नाम बताया था, इज़ीक्विल। फिर मिस्टर रमोन को गुस्सा आ जाता है और वो सभी को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वहाँ से जाते वक्त जॉन पूछता है कि इज़ीक्विल का क्या मतलब है। एंटोनिया कहती है इसका मतलब है भगवान मेरी ताकत है। फिर गेट पर खड़ा बंदा उनको बाहर नहीं जाने देता। तभी इंस्पेक्टर पारा आता है और एंटोनिया से पूछता है कौन हो तुम। मैं जॉन को तो पहले से ही जानता हूँ। फिर एंटोनिया कहती है इंस्पेक्टर मुझे ही एंटी किडनैपिंग टीम के साथ काम करना था। मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ जो क्रिमिनल्स को बारीकी से स्टडी करता है और ये सिर्फ मेरे गाइड हैं। इंस्पेक्टर कहता है अपने गाइड को लो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। दूसरी तरफ कार्ला उस अंधेरी कोठरी में रो रही थी। फिर वो देखती है कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। फिर वो अपने लिए पानी मांगती है और पूछती है तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते। बाहर से किडनैपर की आवाज आती है कि मुझे सिर्फ एक चीज जाननी है और वो है तुम्हारा पासवर्ड। मुझे तुम्हारा फोन और क्लाउड दोनों देखने हैं। कार्ला मना कर देती है। कार्ला कहती है पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ पर आने ही वाली है, तुम डरे हुए हो क्योंकि कोई ना कोई सुराग तो तुमने छोड़ा ही होगा। फिर वो गेट के ऊपर बनी छोटी सी विंडो खोलता है और अंदर पेट्रोल छिड़कने लगता है। फिर वो जैसे ही माचिस जलाता है कार्ला डर के मारे अपना पासवर्ड बता देती है। फिर किडनैपर कहता है मेरा नाम इज़ीक्विल है। दूसरी तरफ एंटोनिया जॉन को उसके हस्बैंड की फोटो दिखाती है और कहती है मुझे नहीं लगता इसके हस्बैंड को उसकी किडनैपिंग के बारे में कुछ भी पता होगा क्योंकि वो कभी भी इसको अपनी निजी बातें नहीं बताती होगी। जॉन पूछता है तुम्हें कैसे पता। एंटोनिया कहती है कि कार्ला की पर्सनैलिटी ऐसी है वो हर समय खुद को इनसिक्योर महसूस करती है।
उसे अपने बालों से बहुत प्यार है। वो हमेशा अपना एक खुशहाल झूठा बचपन याद करती है जो कभी था ही नहीं। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। वो अपने बाप के साए से हटकर खुद की पहचान बनाना चाहती है। उसे अंधेरे से डर लगता है। उसका सामान देखकर तो बस इतना ही पता चला है। और हाँ, उसका पासवर्ड है MOVIGYAN, जो मुझे उसकी ड्रॉर में एक स्लिप के ऊपर लिखा हुआ मिला था। फिर वो उसके फोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल ने उसका पासवर्ड पहले ही चेंज कर दिया था। जॉन कहता है अब तो कार्ला के हस्बैंड से मिलना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ किडनैपर को कार्ला के बेटे के बारे में पता चल जाता है। फिर वो लोहे की रॉड उठाकर कार्ला के रूम की तरफ जाता है और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। दूसरी तरफ जॉन और एंटोनिया कार्ला के हस्बैंड के पास जाते हैं, जो कि एक होटल चलाता था। वो बताता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन सब लोग ये समझते थे कि मैं उसके पैसों के पीछे हूँ। कार्ला को दो ही चीजों से प्यार था, एक अपने बेटे से और दूसरा अपने घोड़े से। फिर वे दोनों उसी जंगल में जाते हैं जहां से कार्ला किडनैप हुई थी। एंटोनिया बताती है वो अपनी कार से भागती हुई यहाँ आई थी। फिर वे दोनों एक ऊंची जगह पर चढ़ जाते हैं। एंटोनिया कहती है उस तरफ बहुत सारी मक्खियां हैं, हमें वहीं पर जाना चाहिए। इज़ीक्विल भी कार्ला की कार के पास आया हुआ था ताकि सबूत मिटा सके। इतने में एंटोनिया और जॉन भी वहां पहुंच जाते हैं। जॉन अपनी गन निकाल लेता है, तभी एंटोनिया को ड्राइवर की लाश मिल जाती है जिस पर बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही थी। फिर उसे कार्ला का मरा हुआ घोड़ा भी दिख जाता है। इतने में कातिल आता है और एंटोनिया को कार से उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे बचा लेता है। फिर वो कार के ऊपर फायर करता है। फिर एंटोनिया कार लेकर आती है और जॉन को बैठने के लिए कहती है। फिर वो कातिल की कार का पीछा करती है। कातिल की कार मिट्टी उड़ाते हुए जा रही थी। जॉन कहता है कुछ भी नहीं दिख रहा, कार कैसे चला रही हो? एंटोनिया कहती है मुझे रास्ता याद है। फिर वे कार भगाते हुए जंगल से हाईवे पर चढ़ जाते हैं। एंटोनिया कहती है उसकी कार की स्पीड 295 है और हमारी कार की 225, लेकिन वो 220 से ऊपर चलाने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी फिर से उसको बंदर दिखने लग जाते हैं। वो कहती है मुझे मेरी गोली दो और 10 सेकंड तक स्टीयरिंग को संभाल कर रखो। फिर एंटोनिया गोली खा लेती है और 10 सेकंड तक अपनी आंखें बंद करके वेट करती है। अब वे बंदर गायब हो जाते हैं। फिर एंटोनिया अपनी कार को फुल स्पीड में भगाती है। वो उसके बराबर पहुंच जाती है और जॉन को उसकी फोटो खींचने के लिए कहती है। जॉन उल्टे सीधे कई बार क्लिक करता है। फिर कातिल रॉन्ग साइड मुड़ जाता है। एंटोनिया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। फिर जॉन उसको शूट करने के लिए अपनी गन निकालता है, लेकिन तभी आगे से एक ट्रक आ जाता है और वे मरते मरते बचते हैं। फिर वहां पुलिस आ जाती है और उनकी स्टेटमेंट लेती है। तभी वहां पर मेंटोर आता है। वो सभी पुलिस वालों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो जॉन को कहता है तुमने इस हाईवे पर एक टूटी फूटी कार और दर्जनों एविडेंस छोड़ दिए हैं। अब तुम दोनों के बारे में सबको पता चल चुका है। इतने में वहां पर इंस्पेक्टर पारा भी आ जाता है। वो कहता है अब तुम दोनों का चेहरा हर न्यूज चैनल पर आ जाएगा। ये नहीं होना चाहिए था। फिर वो मेंटोर को कहता है इन दोनों को अभी इस केस से हटाओ फौरन। फिर मेंटोर उनको नई गाड़ी की चाबी देता है और कहता है कि तुम पहले वाले मर्डर केस की तरफ ध्यान दो। तभी वो किडनैपर सो रही कार्ला को फिर से जगाता है और जोर जोर से दरवाजे को पीटता है। फिर वो कार्ला के ऊपर आग बुझाने वाला केमिकल डालता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों फोरेंसिक टीम की डॉक्टर एलिना के पास जाते हैं और उसको मोबाइल में खींची हुई कातिल की फोटो दिखाते हैं। फोटो में कातिल का सिर्फ हाथ ही दिख रहा था, वो भी एकदम धुंधला। फिर वो उस फोटो को थोड़ा क्लियर करती है। कातिल के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था। फिर एंटोनिया कहती है तुम ये टैटू शहर के हर टैटू पार्लर पर सर्कुलेट कर दो। दूसरी तरफ कार्ला को वहां किसी और लड़की के रोने की आवाज आती है। फिर वो दीवार में बनी वेंटिलेशन पाइप में कान लगाकर पूछती है कौन है वहां। दूसरी तरफ से आवाज आती है मुझे डर लग रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। कार्ला पूछती है तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी लड़की कहती है सैंड्रा। थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जब एंटोनिया नई स्पेशल सेल में भर्ती होने आई थी तो उसके इंटरव्यू में उससे सवाल पूछा गया था कि आप समुद्र के बीचों बीच एक ऑयल प्लेटफॉर्म पर कैप्टन हैं। तभी आपका असिस्टेंट आपको सुबह जल्दी उठाकर बताता है कि एक तेल का टैंकर हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है, तो आप क्या करेंगी? उस टैंकर को डुबोने का आदेश देंगी? क्योंकि अगर टक्कर हुई तो आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपके साथ 25 लोग और हैं और उस टैंकर पर भी लोग हो सकते हैं। एंटोनिया कहती है कि ये जानना जरूरी है कि वो ऑयल प्लेटफॉर्म किस लोकेशन पर है। कंट्रोल असिस्टेंट मेंटोर को कहता है ये तो हमसे ही सवाल कर रही है। मेंटोर पूछता है तुम लोकेशन क्यों जानना चाहती हो? फिर एंटोनिया कहती है क्योंकि मैं उसी से खतरे का अंदाजा लगाऊंगी। मेंटोर उसे कहता है कि 83 डिग्री 44 मिनट उत्तर, 64 डिग्री 35 मिनट पश्चिम। अब बताओ। एंटोनिया पूछती है दिन कौन सा है? मेंटोर कहता है 23 जनवरी 2013। एंटोनिया कहती है मैं वापस अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। मेंटोर कहता है तुम सब मरने वाले हो।
एंटोनिया कहती है कोई नहीं मरेगा, लोकेशन आर्कटिक है, वहाँ जनवरी में समुद्र जम जाता है, इसलिए टैंकर तेजी से नहीं चल पाएगा। उसके इस जवाब से वे दोनों इम्प्रेस हो जाते हैं और यहीं से एंटोनिया के करियर की शुरुआत होती है। दूसरी तरफ कार्ला अभी भी सैंड्रा से बात कर रही थी। वे दोनों लड़कियां उस किडनैपर से डरी हुई थी। सैंड्रा पूछती है क्या वो हमें मार डालेगा, क्योंकि मैंने वो फिल्म देखी है जिसमें एक आदमी टॉर्चर करके लोगों को मार देता है। कार्ला कहती है प्लीज ऐसा मत बोलो। फिर कार्ला पूछती है तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया है। सैंड्रा बताती है मुझे पैसों की जरूरत थी, फिर मैंने ऐसा काम किया जिससे मैं मुसीबत में फंस गई। दरअसल मैं एक टैक्सी चलाती हूँ, मुझे एक पार्सल डिलीवर करने का काम दिया गया था और बदले में बहुत सारे पैसे ऑफर किए गए थे। दूसरी तरफ एंटोनिया और जॉन टेरेसा नाम की एक औरत से मिलते हैं जो कि लोरा त्रोइबा की असिस्टेंट थी। वो कहती है इस समय लोरा जरूरी मीटिंग में है, याद रखना 25 मिनट से ज्यादा वेस्ट मत करना। लिफ्ट में जॉन कहता है अपने बेटे की मौत से ज्यादा जरूरी और क्या काम हो सकता है। फिर लोरा के पास जाकर एंटोनिया कातिल के हाथ का टैटू दिखाकर पूछती है क्या आप इसे जानते हैं। लोरा कहती है माफ कीजिएगा, मैंने ऐसा टैटू कभी नहीं देखा। एंटोनिया पूछती है आपके और कातिल के बीच में समझौता क्यों नहीं हुआ। लोरा कहती है फालतू के सवाल पूछकर मेरा वक्त खराब मत करो। जॉन कहता है आपके बेटे के हथियारे को ढूंढना समय की बर्बादी है। लोरा कहती है अब वो वापस नहीं आने वाला। जॉन कहता है और भी जाने खतरे में है। फिर लोरा बताती है उसने सिर्फ एक ही बार कॉल किया था, मैं उसकी मांगे पूरी नहीं कर सकती थी। जॉन पूछता है ऐसा क्या था जो आपके लिए नामुमकिन था। तभी एंटोनिया को फिर से बंदर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। फिर वो जॉन की पॉकेट से अपनी दवा निकालती है और नीचे चली जाती है। फिर लोरा बताती है कि इज़िकल ने एक बात कही थी, माँ बाप के पापों की सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। जॉन कहता है लेकिन उसके पापों की सजा उसको जरूर मिलेगी। लोरा कहती है अगर आपके पास गन है तो उसका भेजा उड़ा देना। एंटोनिया जब नीचे जाती है तो वही बंदर उसको परेशान करते हैं। फिर एंटोनिया डर कर इधर उधर भागती है। फिर वो जब दवा निकालकर खाने लगती है तो उसकी दवा वाली डिब्बी नीचे गिर जाती है। फिर जॉन वहां आता है और एंटोनिया को ढूंढता है। वो देखता है कि एंटोनिया की दवा वहीं पर पड़ी है। फिर वो उसको ढूंढ लेता है जो कि पास की ही एक गली में बेहोश पड़ी थी। फिर वो उसे होश में लाता है और उसे उसकी दवा देता है। फिर होश में आने के बाद एंटोनिया पूछती है क्या लोरा ने तुम्हें कुछ बताया। जॉन कहता है इज़िकल ने लोरा और रमोन से कुछ नामुमकिन सी चीज मांगी है, बस इसके अलावा उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एंटोनिया कहती है कि हमें टेरेसा से बात करनी होगी, वो भी लोरा की गैर मौजूदगी में। जॉन पूछता है तुम वो दवाइयाँ किस चीज की लेती हो। एंटोनिया कहती है ये समझ लो ज्यादा आईक्यू होने की कीमत चुका रही हूँ। जब मेंटोर ने एंटोनिया का सिलेक्शन किया था तब उसका आईक्यू लेवल बढ़ाने के लिए उसके दिमाग पर और ज्यादा प्रेशर डाला गया। अक्सर कमरे में ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया जाता था, उससे मैथ के सवाल पूछे जाते थे, गलत जवाब होने पर उसको शॉक दिया जाता था। मानसिक तनाव के कारण नींद आनी भी बंद हो गई थी। वे उसके दिमाग को उस हद तक ले जाना चाहते थे जहां तक इस पृथ्वी पर किसी का भी दिमाग नहीं गया। जितने रिजल्ट मिल रहे थे मेंटोर उससे खुश नहीं था। फिर उसने डॉक्टर को उसका फोकस बढ़ाने के लिए दवा तैयार करने को कहा। डॉक्टर ने कहा कि इसके साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन मेंटोर को किसी भी कीमत पर रिजल्ट चाहिए था। फिर जॉन और एंटोनिया लोरा की बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर उसकी असिस्टेंट टेरेसा का वेट करते हैं। फिर वो एक टैक्सी में बैठकर वहां से चली जाती है। फिर वे दोनों उसका पीछा करते हैं। आगे जाकर टेरेसा उस कार से उतर जाती है और पैदल जाने लगती है। फिर कुछ दूरी पर जाकर वो दूसरी टैक्सी पकड़ती है। लगता है पहली टैक्सी वाले ने उसकी पसंद के गाने नहीं चलाए। फिर वे दोनों दूसरी टैक्सी का भी पीछा करते हैं। फिर वो एक बिल्डिंग के बाहर जाकर टैक्सी से उतर जाती है। जॉन वहीं खड़े रहकर उसका इंतजार करने को कहता है। कुछ देर बाद वे देखते हैं कि बिल्डिंग में से एक लड़का बाहर आकर सिगरेट पीने लगता है, लेकिन टेरेसा उसकी सिगरेट छीनकर फेंक देती है और उसे अंदर ले जाती है। अंदर जाते समय वो उन दोनों को देख लेती है और फिर उनको पकड़ने के लिए बंदे बाहर भेजती है, लेकिन इतने में वे दोनों वहां से खिसक लेते हैं। तभी हम उसी किलर को देखते हैं। वो एक पेज पर कुछ लिख रहा था। फिर वो सीसीटीवी में कार्ला को देखता है और अपनी रोड उठाकर उसकी तरफ जाने लगता है। सैंड्रा कार्ला को बताती है कि तुम्हारे आने से पहले यहाँ एक आदमी भी हुआ करता था जो सारा दिन चिल्लाया करता था, लेकिन कातिल ने उसे मार डाला। इतने में वो कातिल सैंड्रा के पास आ जाता है। सैंड्रा चिल्लाती है प्लीज मुझे छोड़ दो। उसकी आवाजें सुनकर कार्ला डर जाती है। वो कातिल सैंड्रा को अपने साथ ले जाता है। तभी हम देखते हैं कि रात को जॉन को नींद नहीं आ रही थी। फिर वो हॉस्पिटल जाता है और एंटोनिया को मैसेज करके बाहर बुलाता है। वे दोनों आपस में बातें करते हैं क्योंकि दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से एंटोनिया कहती है इज़िकल कहता है बच्चों को हमेशा माँ बाप के कर्मों की सजा मिलती है। अब समझी, वो बच्चों को किडनैप करके उनके माँ बाप को सजा देता है, उनको दुख पहुंचाता है। लोरा और रमोन दोनों डरे हुए हैं, लेकिन इज़िकल से नहीं बल्कि हमसे डरे हुए हैं। वे इतना डरे हुए हैं कि अपने बच्चों को भी नहीं बचाना चाहते, यानी कि उनके कुछ राज हैं
जो वे किसी को बताना नहीं चाहते, और इज़िकियल उनसे वही गुनाह कबूल करवाना चाहता है। फिर वो जॉन को कल अपनी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है और बताती है कि आज तक मैंने वो ऑयल टैंकर वाला सवाल कईयों से पूछा, लेकिन किसी ने भी तुम्हारे जैसा जवाब नहीं दिया। इससे पता चलता है जॉन अच्छा इंसान है, इसलिए वो जॉन से हाथ मिलाती है। अगले दिन डॉक्टर एलिना बताती है कि इज़िकियल की कलाई का साइज देखकर मेरा अनुमान है इसका कद लगभग 5 फुट 5 इंच होगा। इसकी स्किन कंडीशन देखकर लगता है कि इसकी उम्र 50 की होगी। हमने ये फोटो देश के सभी टैटू स्टूडियो तक पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी तक किसी का भी कोई जवाब नहीं आया। तभी वहां मेंटोर की वीडियो कॉल आती है। वो कहता है कि टेरेसा को सताना छोड़ दो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। जॉन कहता है वो औरत घर जाने के लिए 2 बार टैक्सी बदलती है, ये बात अजीब नहीं है। मेंटोर कहता है लोरा को देखकर वो डरी हुई है और अपनी फैमिली को बचाना चाहती है। मुझे लगता है तुम दोनों को अपने साथ रखकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर एंटोनिया गुस्से में बाहर चली जाती है। उसे याद आता है कि मेंटोर ने उसके दिमाग की सीमा बढ़ाने के लिए उसे स्टीरॉइड दिए थे। उसे वो दवाइयां दी गई जो उसने स्पेशल इसके लिए ही बनवाई थी। उन दवाओं का साइड इफेक्ट ये हुआ एंटोनिया को हर जगह बंदर दिखाई देने लगे, और ऐसा तब होता था जब ये जरूरत से ज्यादा पैनिक हो जाती थी। तभी वहां से निकलकर वे मिस्टर रेमोन के ऑफिस में जाते हैं। एंटोनिया चुपके से अंदर चली जाती है और जॉन सिक्योरिटी गार्ड को बातों में लगाए रखता है। तभी वहां बाइक पर एक आदमी आकर रुकता है। उसका नाम ब्रूनो था। वो एक करप्ट पत्रकार था और जॉन का दुश्मन भी था। एंटोनिया अंदर जाके सभी जगह को अच्छे से चेक करती है। तभी उसे एक आदमी अंदर जाने से रोकता है, लेकिन एंटोनिया उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो किचन से होती हुई एंट्री गेट पर बनी सीढ़ियों तक पहुंच जाती है। फिर वो भागकर ऊपर जाती है और मिस्टर रेमोन के घर की बेल बजाती है। जब रेमोन दरवाजा खोलता है तो एंटोनिया कहती है मेरे पास और तुम्हारी बेटी के पास वक्त कम है। वो कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। एंटोनिया कहती है मुझे सिर्फ ये बता दो कि इज़िकियल आपसे क्या चाहता है। इतने में एक गार्ड आकर उसे पकड़ लेता है। फिर मिस्टर रेमोन दरवाजा बंद कर लेते हैं और वो गार्ड एंटोनिया को पकड़कर नीचे ले जाता है। उसे देखकर जॉन को गुस्सा आ जाता है। फिर पास में खड़ा पत्रकार उनकी वीडियो बनाने लगता है। तभी वहां पर मिस्टर पारा आ जाता है और उन दोनों को यहाँ आने के लिए डांटता है। एंटोनिया कहती है किडनैपर को पैसा नहीं चाहिए बल्कि पब्लिक कन्फेशन चाहिए, हमें जानना है वो क्या है। फिर पारा कहता है तुम इस गद्दार पुलिस वाले को लेकर यहाँ से चली जाओ। फिर जॉन उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ देता है और ये हरकत रिकॉर्डिंग में शूट हो जाती है। फिर पारा कहता है अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, यहाँ जो भी हुआ सही नहीं हुआ था। इसलिए एंटोनिया भी नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जॉन उस रिपोर्टर को देख लेता है और वो रिपोर्टर वहाँ से खिसक लेता है। फिर जब जॉन एंटोनिया के साथ लंच कर रहा था तो एंटोनिया कहती है ये सही नहीं हुआ, वो थप्पड़ हम पर भारी पड़ सकता है। जॉन कहता है मैंने जो किया सही किया, उम्मीद है तुम्हें भी मजा आया होगा। दूसरी तरफ कार्ला को फिर से सैंड्रा के रोने की आवाज आती है। कार्ला उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना? सैंड्रा कहती है ये आदमी मेरे साथ गंदे काम करता है और तुम्हें छूता तक नहीं। ये फर्क इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पिता उसको मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन मैं इसी गटर में मर जाऊंगी। कार्ला कहती है तुम ऐसी बात मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन सैंड्रा कार्ला को गालियां देने लगती है और गालियां सुनकर कार्ला फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ एंटोनिया अपने घर पे कपड़े चेंज करने के लिए जाती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना था। फिर जॉन उसके बालों को ठीक करता है और कहता है तुम अब ज्यादा सुंदर लग रही हो। फिर बिल्डिंग से नीचे जाकर एंटोनिया जॉन को अपने घर जाने को कहती है और खुद एक टैक्सी रुकवाती है और उसमें बैठकर चली जाती है। कुछ दूर जाने पर एंटोनिया ड्राइवर को कहती है हम गलत रास्ते पर हैं। फिर ड्राइवर कोई जवाब नहीं देता और एंटोनिया समझ जाती है ये इज़िकियल है। एंटोनिया कहती है मैं तुमसे ही बात करना चाहती थी, क्या चाहिए तुम्हें? इज़िकियल कहता है इससे क्या फर्क पड़ता है। फिर जैसे ही एंटोनिया कार से निकलने की कोशिश करती है इज़िकियल एंटोनिया को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। फिर एंटोनिया का शरीर अकड़ने लगता है। वो पूछती है क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? इज़िकियल कहता है तुम अब भी कुछ नहीं समझी। फिर वो एंटोनिया को किडनैप करके ले जाता है।